जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का एडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन का। पहला क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक में है कथन और कारण दिया हुआ है। केशुकत केशुकत की घटना के कारण लालटन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कथन में दिया है कि केशुकत की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। कारण में द्रव्य के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल पृष्ठीय तनाव और केशुकत जैसी घटनाओं के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होती है। इसमें कथन भी आपका सही है और कारण भी सही है। और देखेंगे यहाँ पे तो केशुकत की या व्याख्या भी सही से कर पा रहा है कौन, आपका कारण। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मतलब ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कौन करता, ए करता। क्योंकि दिया क्या था कि केशविकत की घटना के कारण लालटेन और लैंप में क्या होती, तेल ऊपर की ओर चढ़ती है, जबकि द्रव और अणुओं के बीच लगने वाली ससंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल पृष्ठीय तनाव और कोशिका जैसी घटनाओं के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। वहीं पर थोड़ा सा अगर और हम लोग जाने ससंजक बल के बारे में अगर बात करें, ससंजक बल ससंजक बल अर्थात कोहेसिव बल की बात करें, ससंजक बल अर्थात कोहेसिव बल की बात करेंगे हम लोग। ससंजक बल, ससंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल है। लगने वाले क्या है, आकर्षक बल है। तो एक ही पदार्थ, सेम ही एक पदार्थ के बीच लगने वाले बल को क्या कहता है, ससंजक बल। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें आपको, तो जल, इसमें कौन हो जाएगा, जल में जल हो गया। तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले को क्या कहेंगे, ससंजक बल। वहीं पे असंजक बल की अगर बात किया जाए, असंजक बल, तो दो भिन्न पदार्थों के बीच, तो दो भिन्न दो भिन्न पदार्थों के बीच, दो भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहा जाता है, आपको असंजक बल कहा जाता है। क्या कहा, असंजक बल। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, लिपस्टिक। लिपस्टिक जो चिपकता है कौन सी बल के कारण, असंजक बल के कारण होता है। इसी में अगर दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो जल और बत्ती की बात करें या तेल बत्ती की बात करें, यह भी किसके कारण होता है, असंजक बल। जो कि यहाँ पे बतलाया गया आपका केशविकत की घटना, तो उसमें भी किसका योगदान हो जाएगा, असंजक बल की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे यह जो है आपको असंजक बल, असंजक बल, असंजक बल, असंजक बल के कारण क्या होता है, तेल जो है बत्ती से चिपक जाता है। तेल क्या होता है, बत्ती से चिपक जाता। और उसके बाद वह जो है ससंजक बल, ससंजक बल को तोड़कर ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए क्या होता है, चढ़ने के लिए खींचता है। क्वेश्चन के अनुसार यह क्या कर रहा है, ससंजक बल, तेल में क्या होता है, पत्ती उसमें बत्ती में क्या होती है, चिपक जाता है। ससंजक बल तोड़कर क्या होता है, ऊपर की ओर खींचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलान करने को दिया है। मिलान करने को देखेंगे, गामा किरण, गामा किरण का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसर कोशिका को नष्ट करना और नाभिकीय अभिक्रिया। तो एक का हो जाएगा 4, गामा किरण कैंसर कोशिका को नष्ट करना और नाभिकीय अभिक्रिया। एक्स किरण के उपयोग की बात करें तो टूटी हड्डियों का पता लगाने और क्रिस्टल संरचना का अध्ययन। एक्स किरण का इस्तेमाल हो जाएगा टूटी हड्डियों का पता लगाना और क्रिस्टल संरचना का अध्ययन। उसके बाद पराबैंगनी किरण की अगर बात करें तो यह हो जाएगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण और अदृश्य लिखाई का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरण का। अवरक्त तरंग की अगर बात करें तो रिमोट कंट्रोल कोहरे में फोटोग्राफी करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवरक्त तरंग का। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 की में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। विकिरण के द्वारा क्या होता है, उष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव हो सकता है। किसके कारण, विकिरण के द्वारा हो सकता है। अगर विकिरण की परिभाषा देखें तो इसका हो जाएगा उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है या
उष्मा स्थानांतरण का वह विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, तरंगों के रूप में यात्रा करता, क्या करता, यात्रा करता। क्या देखिए विकिरण, तो उष्मा स्थानांतरण का यह वह विधि है जिसमें उष्मा किस रूप में चलता, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल में, अगर देखें अवरक्त अवरक्त तरंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, वहीं अगर आपसे अगर पूछ लेता यहां पे सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का पहुंचना, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का पहुंचना यह किस विधि द्वारा होगा, विकिरण विधि द्वारा होगा। किस विधि द्वारा होगा, विकिरण विधि द्वारा होगा। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का पहुंचना किस विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा होती है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा चालन के बारे में। चालन अगर बात किया जाए, चालन मुख्य रूप से किस में होता है, ठोस पदार्थ में होता है। चालन मुख्य रूप से किस में होता है, ठोस पदार्थ में होता है। और वहीं बात करें द्रव और गैस में क्या होती है, या अल्प मात्रा में पाई जाती है। किसमें अल्प मात्रा में पाई जाती है, तो द्रव और गैस में क्या होती है, अल्प मात्रा में। तो चालन मुख्य रूप से किस पदार्थ में पाई जाती है, ठोस पदार्थ में पाई जाती है। और अल्प मात्रा में किस में होती है, द्रव और गैस में होती है। अब हम लोग बात करते हैं संवहन के बारे में। द्रव और गैस के वास्तविक अणुओं के द्वारा क्या होता है, अणुओं के द्वारा गति करता है। क्या करता है, गति करता है। तो क्या कर रहा है, संवहन। द्रव और गैस के वास्तविक अणुओं के द्वारा संवहन के तो क्या होता है, गति करती है। इसके बाद यहां पे देखें, तो यह किसका एग्जाम्पल था, आपका संवहन का। किसका एग्जाम्पल था, संवहन। तो द्रव और गैस के वास्तविक अणुओं के बीच गति करना क्या होता है, संवहन होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, इसमें क्या होती है, आपको माध्यम की आवश्यकता क्या होती है इसमें माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में कह रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें कथन गलत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। जबकि क्या है, ये है। तो हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन है, यहां पे क्या दे दिया, नहीं है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके भी देखा जाए पूर्णांतरिक परावर्तन की अगर उदाहरण की बात करें तो कई सारा उदाहरण बनता है आपका इसमें। रेगिस्तान में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना वह भी किसके कारण होती है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद जल में पड़े परकनली का चमकना यह भी किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद कांच में आई दरार का चमकना, दरार का चमकना यह भी किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जल में पड़े परकनली का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना वह भी किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होती है। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा जान लें। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि अपवर्तन के कारण कौन सी कठिन घटना हो सकती है, तो पहला बात करेंगे इसमें द्रव में डूबी हुई छड़ आपको टेढ़ी दिखाई देना। डूबी हुई छड़ क्या होता है, आपका मुड़ी हुई या टेढ़ी हुई दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। उसके बाद तारे का टिमटिमाना वह भी किसके कारण होता, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना वह भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। तो क्या क्या जाने यहां पर एक बार ध्यान देंगे। द्रव में डूबी हुई छड़ का
टेढ़ी दिखाई देना किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, वह भी किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में न्यूटन का शीतलन नियम से आपको पूछा है कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किस वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है? वस्तु और परिवेश के तापांतर पर। किस पर निर्भर करती है? तापांतर पर। वस्तु और परिवेश की किस पर निर्भर करती है? तापांतर पर निर्भर करती है। अब वहां पे बात करें, हम लोग जान लेते हैं न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है। अगर किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के ताप और उसके आसपास के परिवेश के ताप के अंतर के क्या हो जाएगा? यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब तापांतर की बात हो रही है। यदि वस्तु और परिवेश की बात करें, वही चीज को हम भाषा में लिखें, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के ताप और उसके आसपास के परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। वही यहाँ पर दिया है, वस्तु और परिवेश के तापांतर के ही क्या हुआ? आपका न्यूटन का शीतलन नियम हुआ। अगर इसकी बात करें, इसका अर्थ अगर यहां पे पूछा जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर यदि तापांतर अधिक होगा, अगर तापांतर अधिक होगा तो वस्तु आपको क्या होगा? तेजी से ठंडा होगा। वस्तु क्या होगा? तेजी से ठंडा होगा। क्या जाने? अगर तापांतर अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा? तेजी से ठंडा होगा। अगर यदि तापांतर कम होगा तो क्या होगा? वस्तु क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा? वस्तु धीरे धीरे ठंडा होगा। तापांतर अधिक होगा तो वस्तु तेजी से ठंडा होगा। यदि तापांतर कम होगा तो वस्तु क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। सोनार की अगर बात किया जाए, सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग हो जाएगा। चलेंगे तो इसमें देखिए, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो परासर तरंग, जिसकी हर्टेज की अगर बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक। किसका? परासर तरंग का। वहीं पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? रेडियो तरंग। यह क्या होता है? यह आपको विद्युत चुंबकीय होता है। यह क्या होती है आपका? यह विद्युत चुंबकीय होती है। और यह क्या होता है? और यह पानी में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर बात किया जाए, इसमें किसमें किया जाता? रडार में किया जाता है। किसमें किया जाता? रडार में। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग। रेडियो तरंग की बात करें, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यह पानी में अच्छी तरह से तो प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता? रडार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सरल लोलक की आवर्तकाल की अगर बात करें तो क्या होता है? T इक्वल टू √L/G हो जाएगा। जहां पे आपको क्या दे रहा है? T क्या कह रहा है? उसके आवर्तकाल, एल आपको क्या कह रहा है? एल क्या कर रहा है? 4 गुनी हो रहा है। एल कितनी हो रही है? 4 गुनी। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा? √4L बटा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। इसमें निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? अच्छा 2 पाई होगा ये।
या 2 पाई होगा, तो 2 पाई और इधर क्या हो जाएगा, इसका 2 निकलेगा ना, √4L है जो जी, इसका 2 निकलेगा, तो इंटू 2 पाई √L/, क्या हो जाएगा जी। तो यह कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो सरल लोला की आवर्तकाल याद रखेंगे, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई √L/, क्या होता है, जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DO2 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक अगर बात करें, मंदक वह पदार्थ, मंदक वह पदार्थ होता है, मंदक की बात करें तो मंदक वह पदार्थ होता है जो तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, गति को धीमा करता है, धीमा धीमा करके तापीय 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 न्यूट्रॉन में क्या करता है, उसको बदल देता है। क्या कहता है, तापीय न्यूट्रॉन में बदल देता है। तो मंदक वह पदार्थ होता है जो तीव्र न्यूट्रॉन की गति को धीमा करके किस में बदल देता है, तापीय न्यूट्रॉन में बदल देता है। किस में बदल देता है, तापीय न्यूट्रॉन में बदल देता है। उसी को क्या कहा जाता है, मंदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदक कहा जाता है। वहीं पे बात करें ईंधन, अगर बात करें ईंधन, ऑप्शन ए में दिया ईंधन, ईंधन के रूप में कौन हो जाएगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता, प्लूटोनियम का। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें, नियंत्रक छड़, यह क्या करता है, न्यूट्रॉन को क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है। अभिक्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम कौन करता है, नियंत्रक छड़। तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करके अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपको नियंत्रक छड़ करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें, किन्होंने किया था, अल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1886 में किया था। उसके बाद इसका नामकरण किन्होंने किया था, बेंडा ने। तो क्या देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने किया, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने और नामकरण किन्होंने किया, बेंडा ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। कथन तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका आपका श्वसन दर एटीपी के रूप में होता, बिल्कुल सही है। किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में। तो आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने को दिया है। 10 नंबर मिलान करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, जो कि दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड, जो एस्कर्बिक रोधी होता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, जो हड्डी के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के को क्या कहता है, फिलोक्विनोन, जो रक्त स्पंदन के लिए होता है। तो विटामिन ए हो गया एस्कर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, दृष्टि के लिए आवश्यक। विटामिन सी हो गया एस्कर्बिक एसिड, और विटामिन डी क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के क्या होगा, फिलोक्विनोन। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादप हार्मोन के संबंध निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो हो जाएगा, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है, तने की वृद्धि में सहायक होना। तो जानते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 7 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है ऑक्सिन। पहला कौन आता है, ऑक्सिन। इसका खोज 1880 में किन्होंने किया था, डार्विन ने किया था। किन्होंने किया था, डार्विन ने। इसका खोज किन्होंने किया था, डार्विन ने किया था। क्या क्या करता, पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने का काम, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम कौन करता, आपका ऑक्सिन करता। उसके बाद पत्तियों के विलंगन को, मतलब विलंगन को रोकने का काम कौन करता, ऑक्सिन। मतलब पत्ती को गिरने से कौन रोकता, ऑक्सिन रोकता है।
उसके बाद खरपतवार, खरपतवार, खरपतवार को नष्ट करने का काम कौन करता? ऑक्सीन। खरपतवार को भी नष्ट करने का काम कौन करता? ऑक्सीन। तो ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। इसमें पौधे को वृद्धि करने का नियंत्रण कहा जाता। पत्तियों का विलयन को कौन रोकता? ऑक्सीन। खरपतवार को नष्ट करने का काम कौन करता? ऑक्सीन करता है। उसके बाद फसल को गिरने से, फसल को गिरने से कौन बचाता है? फसल को गिरने से भी कौन बचाता? ऑक्सीन ही बचाता है। उसके बाद अगर दूसरा हार्मोन की बात करें, दूसरा हार्मोन में कौन आता है आपका? दूसरा अगर हार्मोन की बात करें हम लोग, जिबरेलिन्स होता है। कौन होता है? जिबरेलिन्स। दूसरा हार्मोन कौन होता है? जिबरेलिन्स की अगर बात करें, इसकी खोज 1926 में किन्होंने किया था? कुरुसोवा ने किया था। किन्होंने किया था? कुरुसोवा ने किया था। यह क्या करता? फूल बनने में मदद करता। जिबरेलिन की बात करें तो यह फूल बनने में, यह फूल बनने में क्या करती है? मदद करता। फूल बनने में कौन करता? मदद कर जिबरेलिन करता। उसके बाद बौने पौधे को, बौने पौधे को लंबा करने का काम, बौने पौधे को लंबा करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन करता। बौने पौधे को लंबा करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन करता। उसके बाद पौधे में एधा की सक्रियता को, पौधे में एधा की सक्रियता को, पौधे में एधा की सक्रियता को बढ़ाने का काम कौन करता है? जिबरेलिन। पौधे में एधा की सक्रियता को बढ़ाने का काम कौन करता है? जिबरेलिन। तीसरा हार्मोन की बात करें, साइटोकाइनिन। कौन आता है? साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन कौन आता है? साइटोकाइनिन। इसकी खोज किन्होंने किया था? मिलर ने। कब किया था? 1955 में। कब किया था? 1955। तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने कब किया था? 1955 में। पादप में आरएनए, आरएनए एवं प्रोटीन बनने में सहायक कौन होता है? आपको साइटोकाइनिन। पौधे में आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक कौन होता है? साइटोकाइनिन। चौथे हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड। कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। चौथा हार्मोन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। इसका खोज कॉन्स तथा एडिकॉट ने, किन्होंने किया था? कॉन्स एवं एडिकॉट ने किया था। किन्होंने किया था? कॉन्स तथा एडिकॉट ने किया था। यह क्या होता है आपको? पुष्पन में क्या होता है? यह बाधक होती है। पुष्पन में बाधक कौन होती है? आपका एब्सिसिक एसिड। मतलब फूल को खिलने से रोकने का काम कौन करता? एब्सिसिक एसिड। उसके बाद पांचवा बात करें, एथिलीन। पांचवा कौन आता है? एथिलीन। इसका खोज 1962 में किन्होंने किया था? बर्ग ने। पादप का एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता हुआ कौन सा? एथिलीन। पादप का एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता हुआ कौन है? आपका एथिलीन है। पौधे आपको फल को आपको प्राकृतिक ढंग से, फल को प्राकृतिक ढंग से पकाने का काम कौन करता? आपको एथिलीन। फल को प्राकृतिक ढंग से पकाने का काम कौन करता? एथिलीन। छठा हार्मोन की बात करें तो आपका फ्लोरीजेंस। कौन आता? फ्लोरीजेंस। कौन आता? फ्लोरीजेंस। यह क्या करता? फूल को खिलाने में मदद करता। फूल को खिलने में मदद कौन करता? फ्लोरीजेंस। सातवां आता आपका ट्रॉमेटिन। कौन आता? ट्रॉमेटिन। कौन आता? ट्रॉमेटिन। सातवां हार्मोन की बात करें, कौन आता? ट्रॉमेटिन। यह पौधे के जख्म को भरने का काम करता। पौधे को जख्म को भरने का काम कौन करता? ट्रॉमेटिन। पौधे को जख्म भरने का काम कौन करता? ट्रॉमेटिन। अगला देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा आपको बासी हार्मोन, सॉरी बावित हार्मोन के संबंध लिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अग्नाशय केवल इंसुलिन ही स्रावित करता? बिल्कुल नहीं। या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंसुलिन के अलावा आप लोग जानते हैं आपको क्या करता? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का भी स्राव कौन करता? आपका इंसुलिन करता है। इसी में देखेंगे यह रक्त शर्करा को नियंत्रित नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन को निकालता। नियंत्रित करने वाले क्या होता? दो हार्मोन को स्रावित करता, जिसमें पहला हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन की अगर बात करें, इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त के शर्करा को कम करने का काम करता। कम करने का काम करता। क्या करता? कम करने। तो इंसुलिन का काम होता है रक्त के शर्करा को कम करना। वहीं दूसरा बात करें तो ग्लूकागोन। कौन आता? ग्लूकागोन। कौन होता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या होता है? रक्त के शर्करा को क्या करता? बढ़ाने का काम करता। क्या करता? बढ़ाने का काम करता है। तो इंसुलिन का काम रक्त के शर्करा को कम करने का काम होता है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है? रक्त के शर्करा को बढ़ाने का काम होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां पर मुक्त होती है? तो जल के अणुओं के अपघटन से, जल के अणुओं के अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां पर मुक्त होती है? तो जल के अणुओं के अपघटन में होती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत की बात किया जा रहा है। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो किस पे देता है? योग्यता के आपका उत्तरजीविता पर, योग्यता के उत्तरजीविता पर कौन देता है? डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत इसको बतलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में आपको दिया है कि मानव के रक्त में ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो किसके द्वारा आता? लाल रक्त कोशिका की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति को बतलाता है। लाल रक्त कोशिका रक्त समूह के एंटीजन को बतलाता है। चलिएगा रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह हो जाएगा ए बी, ए बी और क्या हो जाएगा ओ। यह आपको रक्त समूह दिया हुआ है। इसके बाद एंटीजन की बात करेंगे, ऊपर लिखा ही है एंटीजन। उसके बाद आता है एंटीबॉडी, कौन हो जाएगा? एंटीबॉडी। तो एक होता है एंटीजन और क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। तो अब यहां पे बात करेंगे ए में एंटीजन क्या होगा? ए ही होगा, बी में बी ही होगा, ए बी में ए बी होगा और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए एंटीजन किसमें नहीं पाया जाता? ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। उसके बाद एंटीबॉडी किसमें नहीं पाया जाता? तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? रिकानोवेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना। रिकाबोनेट डीएनए का मुख्य काम होता वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती? स्थानांतरित करना होता। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 का रहा है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा क्या है? कुचालक है। क्या है? यह भी सही है, ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता ही है और हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता। तो कथन तो सही है। कारण कार्य ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु में जुड़ जाता है। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होती है, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य से जुड़ जाता और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह भी आपको क्या है? कारण भी सही दिया और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर बनेगा। अगला कहता है 18 नंबर मिलान करने को दिया है। चलिए मिलान करते हैं, सभी का फॉर्मूला दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला जी। NaHCO3 कौन हो जाएगा? बेकिंग सोडा, खाइए जाके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCOCl2 क्या हो जाएगा इसका? तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। सोडियम कार्बोहाइड्रोक्साइड Na2CO3 10H2O किसमें चला जाएगा? यह धोबन सोडा हो जाएगा साफ करने वाला में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो इसमें कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CSO4H2O कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन करा आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में लिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के होते हैं, आवर्त फलन होती हैं। चलिए जान देते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अगर बात किया जाए आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा हो रहा है, यह किन्होंने दिया था? हेनरी मॉसले ने। मॉसले ने कब दिया था? 1913 में। कब दिया था? 1913। तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मॉसले ने कब दिया? 1913 में। इसके बाद इसमें आपको परमाणु परमाणु संख्या होगा कि परमाणु भार हो जाएगा? परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने क्या ने आपको क्या दिया? आधुनिक आवर्त सारणी। यहां पे बात कर रहे थे परमाणु संख्या होगा। परमाणु संख्या के आधार पर किन्होंने तय किया था आपको? आधुनिक आवर्त सारणी मॉसले ने दिया था। इसके बाद अगर बात किया जाए
परमाणु भार, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। दोनों में डिफरेंट देखे, आपको आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया हुआ परमाणु संख्या पे, अब परमाणु भार पर किन्होंने दिया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को दिया था। आवर्त सारणी में अगर बात करें, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज क्षैतिज जो पंक्ति होती है उसको क्या कहेंगे, आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्ति जो होता है उसको आवर्त कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको, ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे आपको, यह क्या हो जाएगा, यह समूह या वर्ग हो जाएगा, समूह या क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो क्षैतिज जो लाइनें होगी उसको आवर्त कहेंगे, और ऊर्ध्वाधर जो होगा उसको समूह या क्या कहेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसी आधार पर हम लोग देख लेंगे, अगर आवर्त बात किया जाए, आवर्त क्या गो है, आवर्त 7 गो है, और आपको वर्ग क्या गो हो जाएगा, वर्ग आपको कितना हो जाएगा, 18, वर्ग कितना हो जाएगा, 18 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि रासायनिक बंधों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल नहीं, यह कमजोर आयनिक बंधन है। क्या है, कमजोर आयनिक बंधन। प्रबल का मतलब हो गया मजबूत आयनिक बंधन, नहीं, कमजोर आयनिक बंधन है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी तो सभी सही है। आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, और उप संयोजक बंधन में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला देखेंगे 21 नंबर, बॉयल के नियम। बॉयल जहां आया तो उसमें क्या जाएंगे, समानुपाती जाएंगे या व्युत्क्रमानुपाती जाएंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती होता। और जहां ही समानुपाती दिख दिया जाए तो उसमें क्या मारेंगे, चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। तो जैसे ही समानुपाती की बात करेंगे तो चार्ल्स का नियम, और जहां पे आपको बॉयल्स का नियम तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। बाकी तो सारा क्वेश्चन में ही लिख देता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती कौन कहलाएगा, बॉयल का नियम। और समानुपाती होगा तो क्या होगा, चार्ल्स का नियम होगा। अगला देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में, सीधे किस में जा रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो उसको क्या कहा जाता, उद्वारपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता, उद्वारपातन कहा जाता है। अब बात आती है कि उद्वारपातन किस में होता है, तो उस पदार्थ में होगा, पदार्थ में होता है जिसका त्रिक, उस पदार्थ में होता है जिसमें आपको त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु क्या हो, उच्च होता हो, उच्च दाब पर होता है, उस दाब पर होता है। तो उद्वारपातन वहां पे होगा जिस पदार्थ का क्या हो, त्रिक बिंदु क्या है, उच्च दाब पर होता हो। इसके एग्जाम्पल अगर उद्वारपातन की बात करें तो कौन हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, नेप्थालीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नेप्थालीन। तो कपूर और नेप्थालीन किसका उदाहरण हो जाएगा, उद्वारपातन का हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑक्सीकरण अपचयन आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो क्या है, किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना, किसी विशिष्ट जीन की क्या है, अनेक प्रतियां को बनाना आपको क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। अगला देखेंगे 25 नंबर, CRISPR CS9 तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया गया है, तो यह किया गया था जीन संपदा के लिए। किन के लिए किया गया था, जीन संपदा, जीन एडिटिंग के लिए हुआ था। अगला देखेंगे 26 नंबर, जैविक कृषि में किस पर जोर दिया गया है, तो किस पे जोर दिया गया, तो फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों के न्यूनतम और शून्य उपयोग को, मतलब उसकी मात्रा को कम करने के लिए किया गया। जैविक कृषि की बात करें तो फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग रासायनिक खादों को क्या है, कम करने के लिए इसमें किया गया है।
अगर इसकी परिभाषा की बात करें जैविक कृषि होता क्या है, तो जो पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर क्या है, केंद्रित है। तो हम लोग इसकी सीधे सी परिभाषा की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है जैविक कृषि का, तो इसका मेन उद्देश्य की बात करें तो यह पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को क्या है, बढ़ावा देने की बात को करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, भीषण। आपको भीषण लिखा हुआ है जी, एफ ही तो लोहा हो गया ना, भीषण कहां से आ गया, भीषण हो जाएगा ना। तो पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, बृहद पोषक की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे पौधे के बारे में हम लोग। पौधे के पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है। पौधे के पोषक तत्वों को दो भाग में बांटा जाता है। एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा बृहत पोषक तत्व, क्या हो जाएगा, बृहत पोषक तत्व। दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर पौधे की पोषक तत्व की बात किया जाए तो मेनली इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है बृहत पोषक तत्व, दूसरा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व की होती है। बृहत पोषक तत्व की अगर बात करें, इसमें भी अगर बात करें तो इसमें भी दो गो होता है। पहला हो जाएगा इसमें प्राथमिक बृहत पोषक तत्व, प्राथमिक बृहत पोषक तत्व हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कार्बन एवं कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखें तो द्वितीयक बृहत पोषक तत्व, द्वितीय बृहत पोषक तत्व की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कौन हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन हो जाएगा, सल्फर। तो क्या देखिए, पौधे में दो प्रकार के तत्व, एक तो बृहद पोषक तत्व, दूसरा क्या होगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। इसी में देखिए प्राथमिक बृहद पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपको कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। द्वितीय बृहद पोषक तत्व में कौन हो गया, कैल्शियम और कौन हो गया, मैग्नीशियम एवं सल्फर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में मधुमक्खी पालन, जिसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शहद और मोम का उत्पादन करना। क्या होती है, शहद और मोम का उत्पादन करना। इसके अध्ययन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। कौन कल्चर होता है, एपीकल्चर। अगर एपीकल्चर का द्वितीय अगर बात किए, द्वितीय उत्पाद क्या होगा, तो वह क्या होता, मोम। कौन होता, मोम। पहला तो शहद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, मोम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपको, मोम हो जाएगा। उसके बाद रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। क्या कहलाता, सेरीकल्चर कहलाता। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। लाख उत्पादन क्या कहलाता है, लेक कल्चर। कौन कहलाता, लेक कल्चर कहलाता। क्या कहलाता, लेक कल्चर कहलाता। अब मछली उत्पादन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। क्या कहलाता, पीसी कल्चर कहलाता। कौन कल्चर कहलाता, पीसी कल्चर। तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, लाख उत्पादन लेक कल्चर। उसके बाद मछली उत्पादन क्या कहलाता, पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिवसीय होता है। बिल्कुल एक दिवसीय होता है। ऐसे अगर बात करें, इसका ऐसे बनता है आपका पिरामिड। तो खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिवसीय होता है, कथन तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल दूसरे में कितना जाता है, 10% ही जाता है। यह नियम किन्होंने दिया था, लिंडमान ने दिया था। किन्होंने दिया था, लिंडमान ने। किन्होंने दिया था, लिंडमान ने दिया था। किन्होंने दिया था, लिंडमान ने।
लिंडमान ने दिया था। किन्होंने दिया था? लिंडमान ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। उसका व्याख्या कौन कर रहा है? आर की सही व्याख्या कौन कर रहा है? ए कर रहा है, मतलब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखेंगे 30 नंबर, तो लिंडमान ने दिया था हुआ। अगला देखेंगे 30 नंबर, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो खास श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तर में हानिकारक रसायन की सांद्रता में वृद्धि। खास श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तर में क्या होती है? हानिकारक रसायन की सांद्रता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। अगला देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर, तादासा मिश्र किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? कहां की बनी है? झारखंड की। तादासा मिश्र किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है? झारखंड की। झारखंड की बात करिए, इसका गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। बिहार राज्य का पुनर्गठन करके बनाया गया था। इसकी अगर राज्यपाल की बात करें, कौन हो जाएगा? संतोष कुमार। संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगवार। संतोष कुमार कौन हो जाएगा? गंगवार। उसके बाद सीएम की अगर बात करें, कौन हो जाएगा? हेमंत सोरेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेमंत सोरेन। झारखंड के आपका मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की योजना की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहां का है? झारखंड का। इसके अलावे अबुआ अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना कहां का है? झारखंड का। अबुआ आवास योजना भी कहां का? झारखंड का। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? कौन हो जाएगा? रेमन डेका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेमन डेका। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? रेमन डेका। सीएम की बात करें, विष्णुदेव शाह हो जाएगा। कौन होगा? विष्णुदेव शाह। अगर छत्तीसगढ़ की योजना की बात करें, छत्तीसगढ़ की योजना क्या हो जाएगा? महातारी महातारी वंदना योजना। महातारी वंदना योजना कहां का है? छत्तीसगढ़। इसके अलावे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री मितान योजना कहां का? छत्तीसगढ़ का। इसके अलावे ऑप्शन नंबर अगर बात करें बी का, बी में क्या है? बिहार। बिहार की अगर राज्यपाल की बात करें, कौन हो जाएगा? आरिफ आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। सीएम की बात करें, 10वें शपथ लेने वाले कौन रहे? नीतीश कुमार रहे। कौन रहे? नीतीश कुमार 10वें बार शपथ लिए इन्होंने। उसके बाद यहाँ की योजना की बात करें, बिहार की योजना, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। कौन हो योजना हो जाएगा? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। उसके बाद मिशन दक्ष। मिशन दक्ष मिशन दक्ष भी कहा? बिहार का। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना कहां का? बिहार का। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मिशन दक्ष, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना कहां का है? बिहार राज्य का। कहां का है? बिहार का। अब कौन बच गया आपका? असम। असम का राज्यपाल, असम का राज्यपाल कौन हो जाएगा? लक्ष्मण 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 प्रसाद आचार्य। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ के सीएम की बात करें, तो हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कौन हो जाएगा? हेमंत विश्व शर्मा। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। असम की योजना की अगर बात करें, निजुत मोयना योजना। निजुत निजुत मोयना निजुत मोयना निजुत मोयना योजना। निजुत मोयना योजना कहां का है? असम। निजुत मोयना योजना असम का है। उसके बाद उदय उदय 2.0 योजना। उदय 2.0 योजना कहां का? असम का। कहां का है? असम का है। अगला देखेंगे 32 नंबर। 9 नवंबर 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दिया है? किन्होंने दिया है? असम राज्य। किन्होंने दिया? असम। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
आपका बहुविवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दे दिया असम राज्य ने। अगला देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है? कहां पे किया है? नई दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ल को। किसको दिया है? सुशील शुक्ला को। किनको दिया है? सुशील शुक्ला को दिया गया है। इसके अलावे देखे तो यह तो हिंदी में हो गया। अगर बात करेंगे अंग्रेजी में, नितिन नितिन कुशलप्पा। किनको दिया गया? नितिन कुशलप्पा को। किसको दिया गया? नितिन कुशलप्पा को दिया गया है। उसके बाद मैथिली की अगर बात करें, मुन्नी कामत। कामत किसको दिया गया? मुन्नी कामत को दिया गया। उसके बाद उर्दू की अगर बात करें, गजनफर इकबाल को। किनको दिया गया? इकबाल को। किनको दिया गया? इकबाल को। तो हिंदी में दिया गया सुशील शुक्ला को दिया गया, अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को दिया गया, मैथिली में मुनि कामत को दिया गया। उसके बाद उर्दू में क्या दिया? किनको दिया गया? गजनफर इकबाल को। किनको दिया गया? गजनफर इकबाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरा था? आपको भाजपा। भाजपा कितना सीट लाया था? 89। लोजपा कितना था? जदयू 19 हो जाएगा और जदयू हो जाएगा 85 सीट। और राजद कितना था? 25 सीट। राजद कितना सीट लाया था? 25 सीट। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात किया जाए तो 2025 में सबसे बड़ी पार्टी उभरा था भाजपा 89 सीट के साथ, लोजपा 19 सीट, जदयू 85 सीट और राजद कितना सीट लाया था? 25 सीट के साथ। इसके बाद किया जाए कितना आपको 2 चरणों में चुनाव हुआ था। 18वीं आपका विधानसभा चुनाव था बिहार का। यह 2 चुनाव में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। एक 6 नवंबर को था, दूसरा क्या था? 11 नवंबर को। और मतगणना कब रहा था? 14 नवंबर को। मतगणना कब रहा था? 14 नवंबर को रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर महाराज को। तो किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? रविशंकर जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा खेल महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। किनको नियुक्त किया गया? विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया? विश्वजीत सहाय को। अब यहां पर अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? सूर्यकांत बना है। क्या नंबर के? 53वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत है। क्या नंबर के? 53वें मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावे महान्यायवादी की अगर बात करें तो आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। कौन है आपका? आर वेंकट रमनी है। और अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। और सुखबीर सिंधु कौन हो जाएगा? सुखबीर सिंधु। तो 2 को चुनाव होता ज्ञानेश कुमार और कौन है? सुखबीर सिंधु है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति। कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति हो जाएगा। संजय मूर्ति क्या नंबर के हो जाएगा? 15 नंबर का। क्या नंबर का होगा? 15 नंबर। उसके बाद महालेखा महानियंत्रक की बात करें तो कौन है? टीसी ए कल्याणी। कौन है? टीसी ए कल्याणी। कौन है? टीसी कल्याणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? कहां का है? तांजानिया। सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तांजानिया। इसके अलावा महिला की अगर बात करें, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। पहली
महिला राष्ट्रपति की बात करें तो कौन बना था? जेनिफर साइमंस। कौन हो जाएगा? जेनिफर साइमंस। तो सूरीनाम की पहली महिला अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएगा? जेनिफर साइमंस हो जाएगा। उसके बाद नामीबिया, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो नंदी नदेत्वा, नदेत्वा कौन हो जाएगा? नंदी नदेत्वा हो जाएगा। उसके बाद WTO की पहली महिला निदेशक, पहली महिला निदेशक कौन हो जाएगा? नोकोंजी, नोकोंजी ओकोंजी, नोकोंजी ओकोंजी इवेला, नोकोंजी ओकोंजी क्या हो जाएगा? इवेला। नोकोंजी ओकोंजी इवेला कहाँ का? WTO की पहली महिला महानिदेशक। उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें कौन हो जाएगा? कलाडिया, कालाडिया, कालाडिया शिनबाम। कौन हो जाएगा? कलाडिया शिनबाम हो जाएगी। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड की युवा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो शीनावात्रा। कौन हो जाएगा? शीनावात्रा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? शुमिनिवा, शुमिनिवा तुलुका, तुलुका कौन हो जाएगा? शुमिनिवा तुलुका। चलिए एक बार पुनः हम लोग ध्यान दे देंगे क्या क्या देखे। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो जेनिफर साइमंस, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नंदी नदेत्वा, कौन होगा? नंदी नदेत्वा। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बना? नोकोंजी ओकोंजी इवेला। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबाम। उसके बाद थाईलैंड की पहली युवा प्रधानमंत्री शीनावात्रा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री सुनीबा तुलुका, कौन बनी? सुनीबा तुलुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। 39 का फीडे में विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया। फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा? विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 का रहा है किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर हाब्रोक्स का प्रक्षेपण किया है? किन्होंने किया है? यह रूस के द्वारा किया गया। किन के द्वारा किया गया? रूस के द्वारा। अगला 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागी कार्यक्रम शुरू किया गया है? कहां पे किया गया है? पंजाब में। साइबर जागी कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? पंजाब राज्य में किया गया। अगला देखेंगे 42 की बात करें, चक्रवात मोन्था जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था? थाईलैंड ने। मोन्था का नामकरण किन्होंने किया? थाईलैंड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चक्रवात के बारे में, हेगल चक्रवात का नाम किन्होंने दिया था? सऊदी अरब ने। क्या उन्होंने दिया? सऊदी अरब ने। किन्होंने दिया? सऊदी अरब ने दिया। उसके बाद चीडो और जूड का नामकरण किन्होंने किया? मॉरिशस ने। किन्होंने किया? मॉरिशस ने। उसके बाद डीके लेडी का नामकरण किन्होंने किया? दक्षिण अफ्रीका। किन्होंने किया? दक्षिण अफ्रीका ने किया। अल्फ्रेड चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया? ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। इसके बाद हेलांग की बात करें, हेलांग का नाम किन्होंने दिया? वियतनाम ने। किन्होंने नामकरण किया? वियतनाम ने। इसके अलावा शक्ति चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया? श्रीलंका ने। किन्होंने किया? श्रीलंका ने।
उसके बाद रागासा, रागासा का नामकरण फिलीपींस, किन्होंने क्या, फिलीपींस ने किया। इसके बाद तितवहा, तितवहा का नामकरण किन्होंने किया, यमन ने किया, किन्होंने किया, यमन ने किया। उसके बाद कालमेगी, कालमेगी का नामकरण उत्तरी कोरिया, किन्होंने किया था, उत्तरी कोरिया ने, किन्होंने किया था, उत्तरी कोरिया ने किया था। तो क्या क्या देखे यहाँ पे आपका फेगल, फेगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने, चीडो और जुड का नामकरण मॉरिशस ने, डिक लेडी का नामकरण दक्षिण अफ्रीका, अल्फ्रेड चक्रवात का नामकरण ऑस्ट्रेलिया, हेगल का नामकरण किन्होंने किया, वियतनाम ने, शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका, रागासा चक्रवात का नियंत्रण आपको नामकरण किन्होंने किया, फिलीपींस ने, दितवहा का नामकरण यमन ने, और कालमेगी का नामकरण किन्होंने किया, उत्तरी कोरिया ने आपका नाम दिया था। अगला देखेंगे 43 नंबर, किस भारतीय भौतिक विज्ञान को विश्व और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया? किनको चुना गया? डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। क्वेश्चन था किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से मरणोपरांत दिया गया? डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा मोदी जी, मोदी जी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा विमोचन किया गया? तो कौन था? वर्जिश देसाई। कौन था? वर्जिश देसाई, वर्जिश देसाई था। अगला देखेंगे 45। अक्टूबर, अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल ह्युनमुन, ह्युनमुन 5 किस देश के द्वारा विकसित किया गया? किन्होंने क्या? दक्षिण कोरिया। ह्युनमुन 5 का आपका विकसित किन्होंने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। 46। तीसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो यह था युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन, युद्धकालीन व्यय और क्या था? संसाधन का आवंटन था तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1961 से लेकर 66। यह 3 मॉडल पर आधारित था। आपका कौन था? सुखमय चक्रवर्ती, जॉन गाडगिल। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एनबीपीडब्ल्यू जिसे लो युग का सबसे व्यापक मृत भांड माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसिड वेयर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? 315 से लेकर 323। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 से 323। आप जानते हैं कि स्टेट पीसीएस, अगर यूपीएससी की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में चर्चा की गई थी इसकी, किसका? तो यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस के बारे में जानेंगे हम लोग। अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया? संघ तथा राज्यों के लिए, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की चर्चा किसमें है? 315। तो 315 में संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 316 की बात करें तो इसमें जो सदस्य होती है, सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा है। नियुक्ति, तो नियुक्ति और कार्यकाल, नियुक्ति और कार्यकाल की चर्चा की गई है। 317 की बात करें तो सदस्यों को बर्खास्त, सदस्यों को बर्खास्त, बर्खास्त की चर्चा किसमें किया गया? 317 में। 318 में क्या हो जाएगा? कर्मचारियों, कर्मचारियों का क्या है इसमें? शर्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? शर्त। 319 में अगर बात करें पद समाप्ति की चर्चा, क्या चीज की चर्चा है? पद समाप्ति। 320 की बात करें लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का कार्य की चर्चा किया गया है। 321 की बात करें लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग कार्यों को विस्तार करने की चर्चा किसमें किया गया? 321 में।
322 की बात करें, लोक सेवा आयोग का खर्च, खर्च की चर्चा किया गया। 323 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रतिवेदन है। क्या है आपका, प्रतिवेदन है। क्या देखिए अनुच्छेद में यहाँ पे 315, तो संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 में। 316 में सदस्य की नियुक्ति एवं कार्यकाल की चर्चा। 317 में सदस्यों की बर्खास्त करने की चर्चा। 318 में कर्मचारियों की शर्त। 319 में पद समाप्ति की चर्चा। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कार्य की चर्चा। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार की चर्चा। 322 अनुच्छेद में लोक सेवा की खर्च की चर्चा। 323 में लोक सेवा का प्रतिवेदन की चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 323 में किया गया। अगला देखेंगे, भारत में पहले एशियाई खेल कब हुआ था, 1951 में। कब रहा था, 1951 में। और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। तो भारत में पहली एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। कब हुआ था, 1951 में। प्रत्येक कितना वर्ष में होता है, 4 वर्ष में यह खेलें होती है। 20वां एशियाई खेल, 20वां एशियाई खेल की बात करें कब होगा, 2026 में जापान के नागोया शहर में। नागोया शहर में, कहां पे होगा, जापान के नागोया शहर में। तो 4 वर्षों में एशियाई खेल किया जाता है, और 20वां एशियाई खेल 2026 में जापान के कौन शहर में होगा, नागोया शहर में होगा। अगला क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। किसकी चर्चा है, मौलिक अधिकार की। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक में। कहां से है, अनुच्छेद 12 से 35। सबसे पहले देखेंगे 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, समता का, समानता का अधिकार किसमें दिया गया, अनुच्छेद हो जाएगा 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता की अधिकार की अगर बात करें, कहाँ हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। कहाँ हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 23 से क्या हो जाएगा, 23 से 24। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 23 से 24। चौथा बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पांचवा बात करें संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में हो जाएगा। उसके बाद छठा में हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा में हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। किसमें है, अनुच्छेद 32 में। चलिए हम लोग 5 मिनट में जल्दी से इसको देख लेते हैं। समानता का अधिकार 14 में बात करें तो विधि के समाज समानता, सभी के लिए एक समान कानून होगा, 14 में कहा गया। अनुच्छेद 15 की बात करें, 15 में क्या है, धर्म मूल वंश जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। टोटल 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया है। 20 में क्या, दोषित के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। 22 की बात करें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को आप बंधुआ मजदूरी के रूप में काम नहीं करा सकते हैं, मानव की खरीद बिक्री को प्रतिबंध किया गया अनुच्छेद 23 में। 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में कहा गया 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं रखा जाएगा। 25 की बात करें अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। 26 की बात किया जाए तो 26 में है सो आपको धर्म को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर देने के लिए बात नहीं कर सकता है। 28 में कहा गया किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक मतों के हितों की संरक्षण। 30 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। अब 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 5 प्रकार का रीट जारी होता है। अगला चलेंगे अगर इसका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है ये पे,
राज्य के नीति सिद्धांत की बात करें तो कहां से कहां हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। नागरिकता कहां से कहां हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 कहां से कहां हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। अब मौलिक कर्तव्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, 51 का को, मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, 51 का को। अगला देखेंगे 51। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से, कृषि। हरित क्रांति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन था, नॉर्मन बोरलॉग। कौन था, नॉर्मन बोरलॉग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन था, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनक किनको कहा जाता, नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किनको कहा था, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और आपका एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1919 में। पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत ली आयोग का भी गठन किया गया। उसके बाद क्या देखे, सबसे आपको महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहली बार किसमें मिला, 1919 के अधिनियम में। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था भी कब किया गया, 1919 के अधिनियम में किया गया। और प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्य की विधानसभा कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जिस तरह जानते हैं वहां पे सांसद को भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत किनके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। उसी तरह यहां पर विधानसभा को भंग करने का अधिकार किनके पास होता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के तहत किनकी नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब 214 में बात करें किसकी चर्चा किया गया, उच्च न्यायालय की चर्चा किया गया। विधानसभा की चर्चा की बात करें अनुच्छेद 170 में किया गया। किसमें किया गया, अनुच्छेद 170 में किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर। भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंध रखता है, किसे, बैडमिंटन। भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंध रखता है, बैडमिंटन से रखता है। इसके अलावा देखेंगे, अगर बात करें बैडमिंटन की बात करें, पीवी सिंधु की बात करें बैडमिंटन, साइना नेहवाल की बात करें, यह भी बैडमिंटन से है। उसके बाद स्वातिक साईराज भी किसमें होता है, साईराज की बात करें वह भी किसमें है, बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें, किदाम्बी श्रीकांत का भी संबंध किससे है, बैडमिंटन। किदाम्बी श्रीकांत का भी संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। अगर दूती चंद की बात करें तो क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन है एथलेटिक्स। अगर बात करें धावक की बात करें तो कौन हो जाएगा, दूती चंद का संबंध किससे है, धावक से। दूती चंद का संबंध किससे है, धावक से। निशानेबाज में कौन कौन आ जाएगा, स्वप्नशील कौन हो जाएगा, कुशाले। स्वप्नशील कौन हो जाएगा, कुशाले। स्वप्नशील का संबंध किससे है, निशानेबाज से है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। पचमा, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, उड़ीसा होगा। कलिंग महोत्सव कहां मनाया गया, उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा की और अगर पर्व की बात किया जाए, धानु यात्रा का भी संबंध कहां से है, उड़ीसा से है। बाली तृतीया की भी बात करें, बाली तृतीया यात्रा भी कहां का है, उड़ीसा का है। तो धानु यात्रा बाली तृतीया कहां का, उड़ीसा का है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, पोला महोत्सव की बात करें कहां मनाया जाता, महाराष्ट्र राज्य में। कर्नाटक की बात करें, कंबाला महोत्सव कौन होता है, कंबाला महोत्सव कहां पे होता है, कर्नाटक है। और जितना भी हो जाए, असम में बिहू त्योहार कहां पे होता है, बिहू, जिसमें आ जाएगा कौन सा, कटी बिहू। कौन हो जाएगा, कटी बिहू भी कहां पे होता है, असम में होता है। उसके बाद माघ बिहू हो जाएगा। तो जितना भी हो जाएगा सब कहां पे हो जाएगा, असम में हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेधक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो समान नागरिक संहिता एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा। उसके बाद काम का अधिकार भी नहीं होगा। तो 2 4 क्या होगा इसमें? सॉरी 2 4 होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको क्या होता है? राजकीय नीति सिद्धांत में नहीं आता। राजकीय नीति सिद्धांत की बात करें, कहां से कहां तक अनुच्छेद की चर्चा किया जाएगा? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51। कहां से कहां तक हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 की बात करें तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते। सॉरी, परिभाषा दिया गया है जी। क्या दिया गया? परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है कि राज्य के नीति सिद्धांत के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते, मतलब न्यायालय में यह परिवर्तनीय योग नहीं है। 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया? लोक कल्याणकारी की बात किया गया। लोक कल्याणकारी की चर्चा किसमें? 38 में। 39 की बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा 39 में है। 39 की अगर क की बात करें, 39 के क में क्या था? निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता है। 40 में क्या है? आपको ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। 41 की बात करें, कुछ दशों में काम पाने का अधिकार। 42 में है प्रसूति सहायता एवं जहां पर मानव काम करने जा रहा है वह मानवीय अनुकूल वातावरण होनी चाहिए। 43 में कहा गया कुटीर उद्योग। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग एवं निर्वाह मजदूरी किसमें? 43 में। 44 में क्या है? सिविल संहिता। 44 में क्या है? सिविल संहिता। 45 में क्या है? SC ST की शिक्षा की चर्चा किया गया, सॉरी शिक्षा की चर्चा। और 46 में SC ST की शिक्षा की चर्चा। 47 में क्या दिया गया? पोषणहार स्तर को ऊंचा करना एवं शराबबंदी की चर्चा 47 में। 48 में क्या? एवं कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किया गया। 49 में क्या? आपको राष्ट्रीय संरक्षण की चर्चा। 50 में क्या है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में क्या है? आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा। अगला देखेंगे 56 ना 57 होगा ना। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी कौन सी आर्टिकल में? अनुच्छेद 76 में। क्या रहा? भारत का महान्यायवादी क्या होगा इसमें? तो राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता। किसको परामर्श देता? राष्ट्रपति को कानूनी मामले में परामर्श देता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के बीच है? मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी और किसमें बीच हो जाएगा? फ्रांस। मैग्नीनॉट रेखा किनके बीच है? जर्मनी और फ्रांस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किनके बीच है? भारत और चीन के बीच है। किनके बीच है? भारत और चीन। इसके अलावा आपका रेड क्लिफ कौन हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा की बात करें, भारत प्लस और कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच। किनके बीच हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच। 38वीं समांतर रेखा की बात करें, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और किनके बीच हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया के बीच है। इसके बाद 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। किनके बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच है। मेनर हिम रेखा। मेनर हिम रेखा की बात करें, रूस और फिनलैंड के बीच है। किनके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। उसके बाद अगर डूरंड रेखा की बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किनके बीच है? पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच है। क्या देखिए यहां पर एक बार ध्यान देंगे, आपका मैकमोहन रेखा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 49वें समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान और किन के बीच है? अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो कौन हो जाएगा? थियोडर बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा? थियोडर बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सी अधिकृत है? कौन हो जाएगा इसमें आपको? ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगर वित्त आयोग की चर्चा की बात करें तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 243 का आई। 243 को आई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौन सा लिखेंगे? झ।
243 के झ या इसी की चर्चा 243 के वाई में भी किया गया। किसमें किया गया? 243 के वाई में। तो वित्त आयोग की अगर पंचायती राज की बात करें तो 243 के आई या झ या क्या हो जाएगा? वाई में हो जाएगा। पंचायती राज की बात करें तो इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। कितना विषय दिया गया पंचायती राज को? 29 विषय दिया गया था। कौन सी भाग में रखा गया था? 9 में, भाग 9 में रखा गया था। अनुच्छेद की बात करें 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया था। 243 से लेकर 243 ओ, टोटल कितना अनुच्छेद था इसमें? 16 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद था? टोटल 16 अनुच्छेद था। अगला बात करेंगे 61 होमरुज जल डमरू मत। होमरुज जल डमरू मत किसको जोड़ता आपको? पर एशिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। पर एशिया की खाड़ी और किसको जोड़ता? ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगला देखेंगे 62 ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो का 2 शाब्दिक अर्थ है। ग्राउंड जीरो का कितना है? 2 शाब्दिक अर्थ है। पहला बात करें 9/11 हमला। 9/11 हमलों के बाद न्यूयॉर्क सर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो साइट को क्या करता है? आपको परिभाषित करता है। मतलब 9/11 की घटना जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, घटना कब था? 9 सितंबर को हुआ था। 9 सितंबर 2011। तो 9/11 हमले के बाद न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक बार आपको क्या कहा गया? ग्राउंड जीरो। दूसरा इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किसी परमाणु विस्फोट या हवाई विस्फोट के नीचे की सतह को ही क्या कहा जाता है आपको? ग्राउंड जीरो कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्राउंड जीरो। इसका 2 शाब्दिक अर्थ, एक 9/11 या किसी परमाणु विस्फोट जहां पे हुआ उसकी नीचे की घटना को क्या कहा जाता? ग्राउंड जीरो कहा जाता है। कहाँ हुआ था? या न्यूयॉर्क शहर में एक जगह था, कौन था? मैनहट्टन द्वीप। कौन था? मैनहट्टन द्वीप था। और यह घटना रहा था आपको 11 सितंबर 2001 में। सॉरी, कब हुआ था? 2001 में। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजली नदी है। जो असम और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो मांजली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजली द्वीप है। यह आपको क्या है? जैव विविधता के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कौन है? मांजली द्वीप। मांजली की अगर बात करें तो इसको 33वां जिला कब बनाया गया था? 2016 में। कब बनाया गया? 2016 में। और यही पहला कौन जिला बना था? यह पहला नदी द्वीपीय जिला कौन बना था? नदी द्वीपीय जिला कौन बना था? आपको मांजली तो पहला नदी द्वीपीय जिला पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? मांजली हो जाएगा। उसके अलावा अगर आगाती द्वीप की बात करें, इसमें आपको लक्षद्वीप में पाया जाता है। कहां पाया जाता? लक्षद्वीप में। एकमात्र हवाई अड्डा का द्वीप है। हवाई अड्डा अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कौन सा द्वीप है तो आगाती द्वीप पर। लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कौन द्वीप पर है? आगाती द्वीप पर पाई जाती है। अगला देखेंगे 64 नंबर। नीचे दिए कथन के को विवेचना करें। आपको 64 में क्या है? कथन ये है, इसमें भारत में संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल संसदीय प्रणाली है। आपको उसके बाद भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी सही है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से हुआ है। कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो ए और आर दोनों क्या है? और आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद देखेंगे 65 नंबर। भारतीय संविधान के 65 नंबर में क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया?
अनुच्छेद 45 में, किसमें क्या गया, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 35 की बात करें तो मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा, सांसद। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा, सांसद के पास। कौन अनुच्छेद का था, 35। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका शक्ति, सभी कार्यपालिका, सब भारत की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 53। सभी कार्यपालिका शक्ति, भारत की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है। अगला देखेंगे 66। किस महासागर में स्थित टोगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है, कहां पे मिला है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। तो किस महासागर में स्थित टोगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है, प्रशांत महासागर में। अगला देखेंगे 67। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, सवाना। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कौन है, सवाना। इसके बाद बात करें पेरियरी, पेरियरी घास का मैदान कहाँ पे है, अमेरिका और कहाँ पे पड़ता है, कनाडा में। अमेरिका और कहाँ पे है, कनाडा। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा में है। इसके बाद अगर बात करें पंपास घास का मैदान, पंपास कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। उसके बाद बेल्ट की बात करें, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद अगर बात करें डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है, डाउन्स कहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। उसके बाद स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान की बात करें यूक्रेन में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे है, यूक्रेन में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे, यूक्रेन में। उसके बाद पुष्टाज, पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पे है, हंगरी में। पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पे, हंगरी में। पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पे, हंगरी में। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, कौन हो जाएगा, सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। 68 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात हो रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सैंडल पीक। कौन हो जाएगा, सैंडल पीक हो जाएगा। वह आपका कौन हो जाएगा, सैंडल पीक। अब हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, उत्तरी अंडमान। कौन सा अंडमान कहा जाता है, उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है आपका, आपका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सैंडल पीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सैंडल पीक कौन सी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है आपको, उसके बाद आपका है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे क्या है, बड़ा क्षेत्र। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, मध्य अंडमान। उसके बाद कौन आता है, दक्षिणी अंडमान। कौन आता है, दक्षिणी अंडमान आता है। जहाँ पे आपको क्या है, आपको अंडमान निकोबार क्या क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। क्या आपका, पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन सी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद क्या आता है आपको, लिटिल अंडमान। क्या आता है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके जस्ट नीचे, उसके बीच में आपका कौन है, 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कौन आता, कार निकोबार। कौन आता, कार निकोबार। उसके जस्ट नीचे आपका कौन आता, ग्रेट निकोबार। कौन आता, ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप आता आपको, ग्रेट निकोबार। तो हम लोग क्या देखे, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में क्या है, सैंडल पीक। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान में अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी किस पे अवस्थित है, दक्षिणी अंडमान पे। उसके बाद 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। उसके जस्ट नीचे क्या आपका, ग्रेट निकोबार है। वहीं पर अगर यहाँ पे आपको उत्तरी अंडमान में कौन आ जाएगा, कोको चैनल आ जाएगा। कौन हो जाएगा, कोको चैनल अवस्थित है। इसके बाद दो आपको ज्वालामुखी पाई जाती है अंडमान निकोबार में। कौन कौन आता है, नारकोंडम। कौन आता है, नारकोंडम। और एगो कौन है, बेरन। इसमें आपको सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कौन हो जाएगा,
बेरन, सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? बेरन। और नारकोंडम क्या हो जाएगा? सुषुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे बात करें, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत, चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? तो 1922 में। कब लिया था वापस? 1922 में। अगर बात करें असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? 1922 में। डेट क्या था? 12 फरवरी 1922 को। कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। कांग्रेस का एक हुआ था नागपुर अधिवेशन, कब रहा था? 1920 में। इसमें क्या घोषणा हुआ? असहयोग प्रस्ताव किन्होंने प्रस्तुत किया था आपको? सी आर दास। कौन था इसमें? सी आर दास। कौन था? सी आर दास। वहीं 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 की बात करें तो कौन सी घटना रहा? काकोरी कांड रहा। कौन सा रहा? काकोरी कांड, ट्रेन एक्शन जिसको कहा जाता। उसके बाद 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को शामन कमीशन कहाँ पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? बंबई। तो क्या देखे, असहयोग आंदोलन को वापस ले गया। 1920 से शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन रहा। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। उसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना रहा। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को सामन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्ति बनाई जाती है? क्वेश्चन कह रहा है गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्ति बनाई गई है आपको? तो बुद्ध की बनाई गई। किन का बनाया गया? बुद्ध। बुद्ध की अगर जन्म की बात करें, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, लुबनी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुबनी नेपाल में। मृत्यु की बात करें कब रहा? 483 ईसा पूर्व में। कब रहा था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। महावीर की बात करें, महावीर का जन्म कब रहा था? 540 ईसा पूर्व में, कुंडलवन। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में। उसके बाद अगर बात करें इनकी मृत्यु कब रहा था? 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी राजगीर में। कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। 71 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री क्या हो जाएगा? 25 मिनट। वहीं कहेंगे आपको अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा? आपको 37 डिग्री 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। संपूर्ण अगर विस्तार की बात करें 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। और यह क्या था आपको? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री क्या था? 25 मिनट। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3323 किलो, नहीं कितना हो जाएगा? 3214 ना। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। उसके बाद भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है। अगर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा कितना है? 15,100 15,162 किलोमीटर। कितना है? 15,162 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15,162 किलोमीटर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से चयन करें, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। मंगल ग्रह आपको लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या आपको पॉइंट बनता है। तो सौरमंडल का सबसे प्रधान किनको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। अगर शुक्र की बात करें तो इसको पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। क्या कहता है? पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। सांझ का तारा, सांझ का तारा
एवं भोर का तारा भी किसको कहा जाता, शुक्र को कहा जाता। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। इसके अलावा बात करें कि पूरब से पश्चिम घूमने वाला कौन कौन ग्रह हो जाएगा आपको, शुक्र और कौन हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। यह किधर से किधर चलता है, पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। किधर से किधर चलता, पूरब से पश्चिम की ओर चलता। पूरब से पश्चिम घूमने वाला कौन है, शुक्र और अरुण है। अगर बृहस्पति की खोज की बात की किन्होंने क्या था, गैलीलियो ने। बृहस्पति की खोज किन्होंने क्या था, गैलीलियो ने। सबसे ज्यादा आपका उपग्रह की बात करें किनके पास है, शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास है, शनि। बुध अपना कितना दिन में आपको परिक्रमा कर लेता, 88 दिन में। बुध सबसे कम समय में करता है, कितना दिन में करता है, 88 दिन में परिक्रमा करता है। अगला देखेंगे 73। 73 का मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या बन जाएगा, मृत पुरुषों का स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत पुरुषों का स्तूप हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में। एक जिला पड़ता है पाकिस्तान में, लरकाना जिला। पाकिस्तान के लरकाना जिला में कौन पाया जाता है, आपका मोहनजोदाड़ो पाया जाता है। इसकी खोज की अगर बात करें किन्होंने 1922 में किन्होंने क्या था, रखलदास बनर्जी ने। किन्होंने क्या था, रखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किन्होंने क्या था, रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था, मोहनजोदाड़ो की अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक ना होकर क्या था यह, प्रजातंत्रात्मक, सॉरी जनतंत्रात्मक हो जाएगा ना, वही हो गया। क्या हो जाएगा, जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक क्या हो जाएगा, जनतंत्रात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 74। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था किसने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद विजय त्याग दिया था, कौन था, अशोक था। अशोक मोर गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था, 269। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार, जो 289 में गद्दी पर बैठा था। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक महान, जो गद्दी पर कब बैठा था, 269 में बैठा था। अशोक को ही पुराण में क्या कहा जाता, अशोकावर्धन के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त की बात करें या गुप्त वंश में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर। इसके बाद अगर बात करें, इसके अलावा आ जाएगा पहला आ जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे की अगर चर्चा करें तो कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर। कोलकाता में किसका पड़ता है, पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे की कहाँ पे पड़ता है आपको, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में हो जाएगा। जबलपुर में किसका हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। जबलपुर में किसका हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे में किनका है, जबलपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे में हाजीपुर, पूर्व रेलवे में कोलकाता, पश्चिम मध्य रेलवे में किसका है, जबलपुर। अगला देखेंगे 77 नंबर। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी या अंचल पूंजी या मानव पूंजी या उत्पादन के कारक। तो क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता, कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाएगा, कार्यशील पूंजी। अगला आता 78। अमीनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे पाया जाता है, सॉरी आमनी नदी ना, जामनी है कि आमनी होगा, जामनी होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ हो जाएगा, सागर में हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सागर। जामनी नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा, सागर। या किसका आपको सहायक है, या आपको छिप्रा का हो जाएगा। अगर जामनी की बात करें, यह कहाँ से निकलता है आपका, सागर से निकलता है। और इसका सहायक अगर किसकी सहायक नदी है, ये आपको या बेतवा। स्थान कहाँ पे रहा, सागर में। यह किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी। किसका सहायक है, बेतवा। जामनी किसकी सहायक है, बेतवा की सहायक नदी है। जामनी की अगर लंबाई की बात करें कितना है, 201 किलोमीटर है। कहाँ इतना है, 201। अगर बात करें जामनी,
जामनी और बेतवा, जामनी और बेतवा का मिलन कहाँ पे होता है? तो ये आपको ओरछा, ओरछा के ऐतिहासिक शहर में होता है। कहाँ पे होता है? ओरछा के ऐतिहासिक शहर में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता की घोषणा इनके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उधर 29 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954 को कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। जवाहरलाल नेहरू और कौन था उधर से? चीन का आपका चाउ चाउ एन लाई। कौन थे चीन का? चाउ एन लाई। तो चीन के साइड से थे चाउ एन लाई। और हमारे देश के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हुआ कब था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें देखेंगे पंचशील समझौता में क्या क्या समझौता रहा था। पहला में देखेंगे क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता की सम्मान की बात की गई थी। दूसरा बात करें आपस में, आपस में आपस में क्या होता? आक्रमणता, आक्रमणता मतलब आक्रमण की स्थिति नहीं रखेगा दोनों। उसके बाद तीसरा था आपको, आपको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा एक दूसरे की सीमा में। क्या होता? हस्तक्षेप क्यों नहीं करने की बात किया गया। चौथा क्या था? समानता की बात की गई। पांचवा में हो गया आपको शांतिपूर्ण अस्तित्व को बचाने की बात किया, शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात किया गया था पंचशील समझौता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, 80 में कह रहा किन्नर रस्सी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस, कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना। किन्नर रस्सी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो नंदी आपको वेदंतगल, वेदंतगल तमिलनाडु में, वेदंतगल, वेदंतगल अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु। वेदंतगल अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उस आप प्राम्बिकुलम, प्राम्बिकुलम की अगर बात करें, प्राम्बिकुलम कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। कर्नाटक में कौन हो जाएगा? सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक। सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक। 81 नंबर, 81 में मिलान कह रहा है कि कौन गलत है? निम्नलिखित में कौन गलत है? वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें दिया गया? अनुच्छेद 112 में। सही है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया। 109 में विशेष प्रक्रिया की चर्चा है। विनियोग विधेयक 113 ना होकर कितना होगा? 114 में। तो गलत कौन हो गया? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की चर्चा कौन सा आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 114 में। अब वित्तीय विधेयक किसमें? अनुच्छेद 117 में। वित्तीय विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 117 में। 82, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? किनके संरक्षण में? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। 83 नंबर, किस कालयुग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। कौन सी काल में पाया गया? पूरा पाषाण काल में। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। इसकी पुरापाषाण काल की खोज किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। किसका खोज? पुरापाषाण काल की खोज। कब किया गया था? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में पुरापाषाण काल की खोज की गई थी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 84 नंबर। होम इन द वर्ल्ड ए मेमार किनका है? किनका है? आपका अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड किनका है? अमर्त्य सेन का। अगला क्वेश्चन आता है 85, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो ले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ले हो जाएगा। भारत में सबसे कम वार्षिक वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? ले। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता? मानसीराम मेघालय। कहाँ पे होता? मानसीराम मेघालय। पहले कहाँ था वह स्थान? चेरापूंजी में था, अब हो गया मानसीराम मेघालय में। और मानसीराम मेघालय में कौन सी पहाड़ी पे? तो खासी पहाड़ी पर। अगला देखेंगे 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन मिलान करने को दिया है। रियाज उतलातनी किनका है? तो कौन हो जाएगा? गुलाम हुसैन सलीम का हो जाएगा। रियाल उतलातलिन किनका हो जाएगा? गुलाम हुसैन सालमीन का। आपका तारिकछा ए शेरशाही अब्बास खान सरनबी का। किनका हो जाएगा? अब्बास खान सरनबी का। वकायत ए मुस्ताकी आपका रिचकुल्ला ए मुस्ताकी का हो जाएगा। बसातिल उन्ना किनका हो जाएगा? इख्तमान देहलेवी। किनका हो जाएगा? इख्तमान देहलेवी। तो कौन ऑप्शन बन जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। विदय के राजा जनक ने निष्क एवं स्वर्ण का सातनाम उपहार में दिया, यह वर्ण किस उपन्यास में मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो वृद्धानायक उपनिषद से मिलता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली ने अपना प्रशासित मुख्यालय कहाँ बनाया था? किनको बनाया था? बिहार शरीफ। यही शासक था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिन्होंने शेर शाह को कौन सी उपाधि दिया था? शेर खां की उपाधि दिया था। तो बिहार के तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? बिहार शरीफ में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? बिहार शरीफ। नवासी 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किन जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी? तो हयुया, पंडोला और बेतिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। अशोक के किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो 4 अभिलेख आता है ना, भाब्रू स्तंभ लेख। कौन कौन हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ लेख कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेतुर, उडेगोलम, इस सब में उसकी अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन यहाँ पे था क्वेश्चन क्या? अशोक की किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? किसमें कहा है? भाब्रू अभिलेख में कहा है। किसमें कहा है? भाब्रू स्तंभ लेख में कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। 91 में है, बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा गलत है? तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874। सर्वोच्च चोटी नहीं है ये जी। सोमेश्वर श्रेणी क्या है आपको? चोट। अगर बात करें सोमेश्वर श्रेणी, क्या आपको एक पर्वत श्रृंखला, ये आपको क्या है? एक आपका पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगा? एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो सोमेश्वर आपको छोटी नाव का क्या हो जाएगा? आपका पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। और यह कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? 2 नंबर। तो पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। बिहार में ही आपको वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। और इसके अलावा सोमेश्वर की पहाड़ी भी कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में ही है। बिहार का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा? पश्चिमी चंपारण। अगर बात करें पश्चिमी पश्चिमी अगर सोमेश्वर पहाड़ी की बात करें, तो यह किसका भाग है? शिवालिक पहाड़ी की भाग है। हिमालय की 4 पार्ट देखे थे ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट जिसको बा हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता, उसी का भाग कौन है? आपका सोमेश्वर पहाड़ी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अगला देखेंगे 93 नंबर। 93 क्या करा? बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो कहाँ पे? कटिहार के निकट। कौन सा जगह था? कुर्सेला नामक स्थान पे। कौन सा स्थान पे? कुर्सेला नामक स्थान पे। तो बात करें बिहार का शोक कौन सा नदी को कहा जाता? कोसी नदी। बिहार का शोक किसको कहा जाता? कोसी नदी। और कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? सुपौल हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, मधेपुरा, पूर्णिया, पूर्णिया के बाद यह कहाँ पे चला जाएगा? कटिहार। कटिहार में ही आपको प्रवेश कर जाता आपको। तो बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कटिहार के निकट। कहाँ पे मिलती है? कटिहार के निकट। अगला देखेंगे 94 नंबर। 94 नंबर क्या कर रहा है? बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा था? बांगर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पूरे भारत में देखा जाए 43% भाग पर कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में मुख्यतः 4 मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला स्थान पे कौन आता है? जलोढ़ मिट्टी। कितना परसेंट भाग पे पाई जाती है? 43% भाग पे। जलोढ़ मिट्टी का 2 भाग होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, एक नई होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता? खादर मिट्टी कहा था। तो क्या कह रहा है? बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप में पाई जाती है? तो कहाँ पे हो जाएगा?
गया, नालंदा, पटना, मुंगेर, दक्षिणी मैदान भाग में। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 2 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95। बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इसी में ना दिया था 33% आरक्षण, कौन सा हो जाएगा? 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने से क्या होनी चाहिए? निर्धारित होनी चाहिए। 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 3 महीना निर्धारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से किया गया था। कहां से किया गया था? छपरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा से किया गया। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। 97 नंबर 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव 1937 वही प्रांतीय चुनाव कांग्रेस ने कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 98। कितना सीटों पर प्राप्त किया था? 98 सीटों पर प्राप्त किया था। 98 की बात करें, 98 में क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार बजट 2016-17 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था। नहीं, 16-17 नहीं था। क्या हो जाएगा? 2008-9 में। कब हुआ था? 2008-9 में पहली बार बिहार में जेंडर बजट कब पेश हुआ था? 2008-9 में। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन, प्रत्यक्ष रोजगार सृजन शामिल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ना यही ऑप्शन सही है, ना ही 2 है। चलेंगे 7 निश्चय में देख लेंगे पहला इसमें क्या क्या शामिल था। युवा का बल, युवा का बल, युवा बल और कुछ होगा इसमें आपका युवा बल। हाँ, युवा बल हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा आपको आरक्षित रोजगार। क्या हो जाएगा? आरक्षित, आरक्षित रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरक्षित रोजगार। तीसरा हो जाएगा हर घर बिजली। हर घर बिजली की चर्चा की गई है। उसके बाद चौथा की बात करें, हर घर नल। नल और नल का जल हो जाएगा। पक्की सड़क, पक्की सड़क। छठा क्या हो जाएगा? हर घर में शौचालय। क्या हो जाएगा? हर घर में शौचालय हो जाएगा। सातवां हो जाएगा अब सब पढ़े और क्या हो जाएगा? आगे बढ़े। अब सब पढ़े और क्या हुआ? आगे बढ़े। तो यह पहला चरण था। दूसरा चरण भी आया और अभी तीसरा चरण आया हुआ है जो आपको क्या है? 2025 से कब तक के लिए? 30 के लिए। 2025 से कब तक के लिए? 30 के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। द्वितीय कृषि रोड मैप। द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 के अंतर्गत बिहार की कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित था आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 14,000, सॉरी 1,49,859 करोड़ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर। प्रसिद्ध शहनाई वादक, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था, जन्म कहाँ हुआ था? डुमरा बक्सर में। कहाँ हुआ था? डुमरा बक्सर में। तो ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट नंबर पहला का डिस्कशन था एडियो का। अब हम लोग मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।